स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 3। अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे तो मैंने कितने कम समय के अंदर एफएससीआर का यूनिट 1 2 क्लियर किया। यूनिट 1 में सिर्फ आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन एंड ऑन द होल बच्चों व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ईच क्लास में बच्चों आपको यही बात डिस्कशंस करता हूं एंड ओवरऑली हम लोग देखें तो प्लस 2 सेशन से अभी तक हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इन्वॉल्व्स योर फंड्स फ्लो, सॉरी आपका आता है क्या, पोजीशनल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, P&L अकाउंट या आपका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग P&L अकाउंट, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी एंड फाइनली आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो। तो ये हमारे 4 स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग हमें सिखाता है कि इन स्टेटमेंट को किस तरह से एनालाइज करके हम रिपोर्ट करें मैनेजमेंट को, जैसे कि मालूम पड़े कि इन स्टेटमेंट्स में कहां वीकनेस या कहां स्ट्रेंथ है, हमारे फ्यूचर के लिए हमें किस तरह से अपने बिजनेस को इंप्रूव या कोई डिसीजन लेनी है। तो इसलिए हम लोग यूनिट 2 पढ़ते हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। क्लियर, सबको याद है? तो इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, पर उसका जो वर्टिकल एनालिसिस था, उस वर्टिकल एनालिसिस में बच्चों 2 टेक्निक्स थी। एक था कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड दूसरा था आपका रेशियो एनालिसिस। क्या था आपका? हॉरिजॉन्टल में क्या था? कंपैरेटिव एंड ट्रेंड एनालिसिस। वर्टिकल में क्या था? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज फिर क्या था उसके बाद? कॉमन साइज बैलेंस शीट के बाद कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड फाइनल था रेशियो एनालिसिस। ओके बच्चों, बट जब सवाल आता है बच्चों आपका रेशियो एनालिसिस, ये भी आपका यूनिट 3 में है, पर ये भी आपका वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। क्लियर? सो लास्ट क्लास में मैंने आपको रेशियो एनालिसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? अगर सिंपली बच्चों रेशियो का मतलब क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन नंबर इन रिस्पेक्ट टू अनदर नंबर। हाँ या नहीं? हम लोग मैथमेटिकल अगर लिखे 1/2 तो 1:2, दैट इज नोन एज रेशियो। हाँ या नहीं? रेशियो एनालिसिस तो बात की बात है, एनालिसिस छोड़ दो। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? तो बच्चों मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बच्चों 2 नंबर, one number with respect to another number, that is known as ratio. What is the meaning of ratio? अनुपातो, अनुपात क्या बोलते हैं उसको? अनुपात। एक नंबर को दूसरे नंबर के आधार पे एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं? रेशियो। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको पहली बार याद रखना है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में। उसके बाद एक प्रॉब्लम पार्ट भी है, मैंने लेकिन थ्योरी पार्ट आपको दे दिया था कि नहीं दिया था? पर इसमें शॉर्ट नोट्स में भी थ्योरी आती है। क्या बोला? शॉर्ट नोट्स में भी थ्योरी आती है। जहां तक ओवरऑल एक बच्चे को समझना है तो आप लोग पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेना, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस, व्हाट आर द क्या आपका गाइडलाइंस हो, नेचर हो, एंड सबसे बड़ा व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्या यूजेस ऑफ, इसको आपका पढ़ लेना है। ओके, बट जहां तक प्रैक्टिकल वर्क का सवाल है बच्चों आपका, कितने प्रकार के रेशियोज होते हैं एंड रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस क्या है? अगर मेरी बात को ही अच्छे से सुन लोगे एंड उसके बाद नोट्स को पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो रेशियो का मतलब तो बोला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन नंबर विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अगर मैं एक नंबर को दूसरे नंबर के आधार पे एक्सप्रेस करता हूं, दैट इज नोन एज रेशियो। हिंदी या उड़िया में बोलते हैं अनुपात, अनुपात। हाँ, 1 और 2 रेशियो 1:2, 1/2, दैट इज नोन एज रेशियो। ना यहां पे हमें क्या एनालाइज करना है? अगर ओवरऑली बोलूं बच्चों तो मुझे 2 चीज एनालाइज करनी है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ओवरऑली बच्चों हमें पढ़ना है 2 टाइप, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। क्या? एक है शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। पहली बात क्या है, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते ही बस टीचर्स जो क्वेश्चन देते हैं उसको रट लेते हैं, हम एग्जाम देते हैं। जो रट पाते हैं वेरी गुड, जो नहीं रट पाते उनके लिए बहुत अच्छी बात है ना, नहीं? बट बच्चों आपको कभी भी टॉपिक को समझना अगर नहीं है तो फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो बच्चों हम लोग अगर बात करें शॉर्ट टर्म रेशियो एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म,
एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। मतलब अगर बोलूं सिंपली, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं एंड मुझे मालूम है डेली मेरा खर्चा 100 रुपए तक होता है, 90 रुपए कभी 100 रुपए, तो मैं अपना जितना भी हो जिंदगी भर अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता हूँ। जैसे लेबर लोग होते हैं डेली 200-300 कमाते हैं, उनके परिवार में जो 3-4 लोग होते हैं वो 200-300 रुपए में चल देते हैं, हाँ या नहीं? तो वो लोग अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। पर अगर उनसे पूछा जाए अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो, नहीं। अब अच्छा फ्यूचर दे सकते हो, नहीं। अगर कोई अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो लोग ले सकते हैं क्या? तो मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन उनके पास नहीं है। एक बार में बैठ के वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं नहीं है, बट शॉर्ट टर्म वो कर सकते हैं। तो ओवरऑली बच्चों, क्या कंपनीज में हमें दोनों चीज को देखना होता है। ऐसा नहीं है कि सपोज मेरे पास बहुत पैसा है, इसका मतलब हमेशा मैं क्या करूं, अपनी जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, तो हमेशा जमीन बेचूं, पैसा लाऊं, अपनी नीड को पूरा करूं, हाँ या नहीं? अगर मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेची, इलेक्ट्रिक बिल दिया, हाँ समझ में आया कि नहीं, टेलीफोन बिल दिया, घर में खाना आया, कपड़े आए, ऐसे करूं, तो ये तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के ला रहा हूं ना। दैट मीन्स मेरे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मेरी क्या है, बहुत वीक है, इसलिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो बच्चों, प्रॉपर्टी बेच रहे हो मतलब एसेट्स बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो मतलब फाइनेंशियल पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है ना, माइनस है, माइनस। तो हमें यहां पे निकालना है बच्चों शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आया कि नहीं? ओके। हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स क्या है, लायबिलिटी हमारी, वो क्या है हमारे पास, करेंट लायबिलिटी क्या है वो, उसको हम लोग कहां से पूरा करेंगे, करेंट एसेट से, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो सन्डी डेब्टर बोल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक्स बोल सकते हो, एक्रूड बोल सकते हो, प्रीपेड बोल सकते हो, मतलब जितने करेंट एसेट्स क्या है, हम लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को कहां से पूरा करेंगे, करंट एसेट से। कहां से पूरा करेंगे, करंट एसेट ना, फिक्स्ड एसेट से। मेरे को अभी इलेक्ट्रिक बिल आज देना है, इसका मतलब मैं अब जाऊं अपने घर जाऊंगा, घर में सोना बेचूंगा या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ दूंगा या कोई लैंड बेच के क्या पैसा लाऊंगा, हाँ अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, मतलब वो करेंट लायबिलिटी मेरी है। तो उस करेंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझे किसका हेल्प चाहिए, करंट एसेट्स का। तो हमारी करंट लाइफ, ओके, इसका मतलब नहीं बेवकूफ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने पॉकेट में इतना पैसा ले घूमते हैं शो करने के लिए। ऐसा भी है समाज, है कि नहीं? आप जाओ ना, देखो मुकेश अंबानी अपने पॉकेट में इतना पैसा रख के फुल अगर सपोज मैंने ही बाइचा रखा होगा, फी कलेक्शन करता हूं, बट रखता हुआ इतना पैसा, वो पॉकेट खोलने से उसके साथ 1000-2000 भी से ज्यादा मिलेगा नहीं, हाँ उसको कहीं पेमेंट देना पड़ता होगा, वो सोचेगा मेरी पॉकेट में रखना भी मुझे क्या हो, कष्ट होगा। वो पर्स भी शायद रखता होगे, नहीं रखता होगा। तुमने बिल गेट की बात सुनी है, हाँ बिल गेट की बात सुनी है? तुम लोग पढ़ते नहीं हो बच्चों, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले। बिल गेट ने बोला अगर मेरी पॉकेट से 5 लाख रुपए गिर जाए, हाँ तो मैं उसे उठाऊंगा नहीं। क्या बोला? अब पूछो क्यों नहीं उठाऊंगा, बोला बोलो, पूछो सर क्यों नहीं उठाएगा? हाँ तुम लोग तो किसी और का 5 लाख उठा लोगे, हाँ नहीं, वो क्यों नहीं उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा सोच। वो बोला मुझे 5 लाख उठाने में इतना टाइम लगेगा, मैं उसे ज्यादा कमा लूंगा, तो मैं 5 लाख उठाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सोच कितनी थॉट है उसी। सच में बिल गेट ने बोला अगर मेरी पॉकेट से 5 लाख गिर जाए तो मैं उसको उठाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज जितना टाइम मुझे उठाने में लगेगा उससे बहुत गुना ज्यादा मैं अगर उठाने में लग जाऊंगा तो वहां मेरा लॉस हो जाएगा। कौन बोला ये? बिल गेट ने खुद बोला है बच्चों, देख लो नोट्स में, कहीं नेट में सर्च करो मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो सोच थॉट उसकी कैसी है, क्लियर? तो बच्चों मेरा कहना है कि हमारी पॉकेट में हमें डेली अगर 1000 रुपए चाहिए तो हमारी पॉकेट में कितना रहना चाहिए, 1000 रुपए। मंथली अगर हमारा 20, 25, 30 हजार खर्च होता है तो हमारे पास कितना रखना है, उतना ही रखना है, लाखों रखने की जरूरत तो नहीं है। एंड जो हम रखेंगे वो हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक होगा, दैट इज नोन एज करंट एसेट। क्या होगा? तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का कितना अनुपात होना चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए? अगर लायबिलिटी है बच्चों 30,000 की तो कितना एसेट होना चाहिए मैक्सिमम? 30,000। गुड। अगर 30,000 मेरे पास है तो 30,000 की लायबिलिटी को मैं मीट कर सकता हूं कि नहीं, है नहीं?
सो दैट मीन्स अगर मैं बोलूं 1:1, अगर एसेट्स 1 हो एंड लायबिलिटी भी 1 हो, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हमारी साउंड होगी। हाँ या नहीं हुआ? मैंने आपको 1:1 बोला, ये कंपलसरी नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये 0.5:1 होता है। क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे, तुम्हारे कॉलेज में फर्स्ट पढ़ाएंगे 2:1, उसके बाद सेकंड पढ़ाएंगे, उनको मालूम नहीं होगा 1:1 होता है। थर्ड वाला मैं बता रहा हूं 0.5:1। क्या? तो 3 प्रकार रेशियो होते हैं। एक तो करेंट रेशियो होता है, करेंट एसेट रेशियो होता है, उसके बाद बच्चा लिक्विड रेशियो होता है, एंड उसके बाद एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होता है। क्या? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। जब पढ़ोगे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है तुम्हारे बुक का, एंड सभी को बहुत मजा आएगा अगर ध्यान सुनोगे। तब से तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास कितना एसेट्स एंड कितना लायबिलिटी हो, कितना एसेट्स होने से हम कितनी लायबिलिटी मीट कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज बच्चों शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्या? तो हमें कितने प्रकार के ओवरऑल रेशियोज पढ़ने हैं? 2, एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो बच्चा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? लॉन्ग टर्म का लिक्विडिटी नहीं बोलते, सॉल्वेंसी बोलते। क्या बोलते हैं? ओके, जो भी हो, लॉन्ग टर्म पोजीशन बोलते हैं। तो लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी इज द पोजीशन ऑफ ए फर्म टू पे ऑफ इट्स बच्चों लायबिलिटी डे टू डे, टू मेक इट्स डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। अगर मेरे पास क्षमता है कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता हूं, उसको बोलते हैं बच्चे लिक्विडिटी। क्या? अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो आपका इंसॉल्वेंसी में जा रहा होगा, आपका लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ रहा होगा, एसेट्स क्या होगा? घटेगा। समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों, ये जो लिक्विडिटी पोजीशन है 2 प्रकार, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम क्या निकालते हैं कि द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर करेंट लायबिलिटी। हाँ, कितना एसेट्स होने से हम अपनी लायबिलिटी को पूरा कर पाएंगे, इसको एनालाइज करना है आपका शॉर्ट टर्म रेशियो एनालिसिस। क्या है शॉर्ट टर्म रेशियो एनालिसिस? वैसे ही आपको कुछ साल के बाद आपके घर में आपके पापा से पूछना, आपकी बेटी बहन की शादी करनी होगी। हाँ, अब बुढ़ापे में उनका रिटायरमेंट घर बनाना होगा, एम होगा। हाँ, या बेटे के लिए उसको पढ़ाने के लिए बाहर भेजना होगा। हाँ, कार लाने का एम होगा, घर खरीदने का एम होगा, जमीन खरीदने का एम होगा। हाँ या नहीं? है कि नहीं है? तो या पुरानी गाड़ी, अगर सपोज मेरा ट्रक का बिजनेस है, ट्रक खराब होगा, नया ट्रक भी आएगा, नहीं तो जिस दिन ट्रक खराब हो जाएगा उस दिन तो कंगाल हो जाएंगे, तो ट्रक भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो सब जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग टर्म। क्या पढ़ेंगे? हाँ या नहीं? वो क्या हमारे करंट एसेट से मीट हो पाएगा? क्या हो पाएगा? हम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक से, जो कैश एट बैंक जो हमारे पास है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं बोल रहा, समझ में है कि नॉर्मली जो सेविंग्स बैंक में होता है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फार्म अपनी बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है कि नहीं। दैट इज नोन एज आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो उसमें भी बच्चों की रेशियो होता है, इतना एसेट्स, इतनी बड़ी बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट्स। वह छोटे एसेट्स करेंट एसेट्स से करेंट रिक्वायरमेंट्स, एंड बड़ी एसेट्स से आपकी बड़ी रिक्वायरमेंट। तो एनीवे जो भी हो, रेशियो मींस बच्चों द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन नंबर विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एंड रेशियो एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ सच रेशियो। रेशियो एनालिसिस तुम लोग कैसे जानोगे? जब मैं तुमको बताऊंगा कि हमारा इतना लेवल हम लोगों ने उसको गुड या एवरेज या बैड कंसीडर किया है, ये इतना एसेट्स लायबिलिटी होगा तो इतना एसेट होना चाहिए। तो इसी को आधार करते हुए कंपनी हमेशा एनालाइज करेगी इसकी कितनी करंट एसेट्स है बैलेंस शीट में एंड कितनी करंट लायबिलिटी है। अगर मैंने देखा करंट एसेट्स बहुत कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है, तो मैं इसको क्या इन्फॉर्म करूंगा? भैया तेरा बिजनेस डूबने वाला है। हाँ ना सर, मेरे पास तो बहुत है। तो बहुत है क्या? तेरा बिजनेस चल तो नहीं रहा है। कैश इन हैंड कम क्यों होगा? जब सेल नहीं हो रहा, स्टॉक टर्नओवर नहीं हो रहा। स्टॉक हमारे पास है पर सेल इसलिए कैश नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी है पर कैश, माने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारी वीक है, जो जिसकी वजह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बार बार अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मैं किसी प्रकार का दिस ईयर की इंफॉर्मेशन को लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं करने वाला, कोई ट्रेंड निकालने वाला नहीं हूं। हाँ, या कितना आपका टोटल एसेट से करंट एसेट कितना परसेंट है, हाँ, स्टॉक कितना है, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, कैश कितना है, इसको कंपैरिजन करने वाला नहीं।
बस देख रहा हूं कि ओवरऑली हमारा फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म के वाइज में ठीक है कि नहीं एंड लॉन्ग टर्म में ठीक है कि नहीं। तो दो प्रकार के हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम दो प्रकार क्या पढ़ेंगे, रेशियोज। क्लियर? तो राइट डाउन बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। लिखा? तो बच्चों अगर क्लासिफिकेशन रेशियो हम लोग देखते हैं तो बच्चों देयर आर 3 क्लासिफिकेशन। क्या है? 3 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है बच्चों आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। सेकेंड इज योर बच्चों फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड इज योर बच्चों क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस। ये थ्योरी है। फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, सेकेंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंसेस। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंसेस। सो राइट डाउन बच्चों फर्स्ट वन क्या था? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, या उसको बच्चों बोलते हैं स्टेटमेंट रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को और बोला जाता है स्टेटमेंट रेशियोज। स्टेटमेंट रेशियोज। ओके सर, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बच्चों अगेन आर ऑफ 3 टाइप्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी फिर से आपका 3 टाइप्स का होता है। हुआ? पहले बच्चों आपका होगा बैलेंस शीट रेशियोज। फर्स्ट क्या होगा? बैलेंस शीट रेशियोज। मैंने बैलेंस शीट की रेशियोज को देखना है। हुआ? बैलेंस शीट को और क्या बोलते हैं बच्चों? पोजिशनल स्टेटमेंट रेशियोज। क्या बोलते हैं? सेकेंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज। या उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट रेशियोज या रेवेन्यू रेशियोज। एंड थर्ड आपका है कंपोजिट और मिक्स्ड। कंपोजिट और थर्ड है कंपोजिट और मिक्स्ड। इसमें प्रॉब्लम में एग्जैक्टली बोल दूंगा, एग्जाम में खोल के देखोगे बच्चों वही क्वेश्चन होगा। क्या बोला? इंटरनल में भी आएगा, ये सेमिस्टर में भी आएगा। अब मान के चलो बच्चों इंटरनल भी होने वाला है तुम्हारा, इसलिए तो उन्होंने रीएडमिशन करवा दिया, तुरंत करवा दिया ना। अभी तुरंत फॉर्म फिलअप और इंटरनल शायद जनवरी लास्ट या फरवरी में होगा, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा। जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली मैं बता दूंगा वही क्वेश्चन करना है, और कुछ आएगा समझे कि नहीं? बट हमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं तो वही प्रॉब्लम करवा देता। ले हो गया। सो बच्चों पहले क्या लिखा आप लोगों ने? बैलेंस शीट रेशियो, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, थर्ड क्या लिखा? ओके, तो बैलेंस शीट रेशियोज का अगर सवाल है, बैलेंस शीट रेशियोज अगेन आर ऑफ, हेडिंग करो बैलेंस शीट रेशियोज। हो गया। उसके अंदर बच्चों फिर क्या क्या है? 1 2 3 करके लिख दो नीचे। बैलेंस शीट रेशियोज में अंदर लिखो, उसके अंडर में ओके 1 लिखो बच्चों करेंट रेशियो, मैंने आपको बताया था करेंट रेशियो। सेकेंड बच्चों लिक्विड रेशियो, थर्ड बच्चों एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। सत्यमास कहीं तो सकलेन
संकल्पिंचना मास्क हो गया। पहले क्या हुआ? लिक्विड रेशियो, देन एब्सोल्यूट लिक्विड, देन फोर्थ बच्चों डेप्थ इक्विटी रेशियो, डेप्थ DEBT डेप्थ इक्विटी रेशियो, देन प्रोप्राइटरी रेशियो, देन बच्चों कैपिटल गियरिंग रेशियो, GEAR हुआ। देन एसेट्स प्रोप्राइटरशिप रेशियो, देन एसेट्स प्रोप्राइटरी। अगर आ जाए क्वेश्चन बच्चों व्हाट आर द, मैं अगर एंट्रेंस फ्यूचर में दोगे, पीजी पढ़ने जाओगे या कुछ पढ़ोगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो कौन सा होता है? बैलेंस शीट रेशियो। क्या होता है? हाँ, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? बैलेंस शीट होता है। तुम्हारा 1 मार्क है कि नहीं क्वेश्चन कॉलेज में? तुम्हारा 1 मार्क नहीं है, खाली 3 4 आउट है ना। तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, खाली जूनियर गोल अच्छे ना। सेमिस्टर है तुम्हारा 1 मार्क अच्छे नहीं, तुम्हारा जूनियर मार्क अच्छी ना, तुम्हारा नहीं। उसके बाद लिखो कैपिटल इन्वेंट्री, नेक्स्ट वहीं पे रेशियो चल रहा है ना, 8 नंबर कैपिटल इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, then ratio of current assets to fixed assets, ratio of current asset to fixed, capital inventory to working capital ratio, last को ratio of current asset to fixed asset, then उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो क्या होगा? उसके अंदर बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट, सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो। पहला हुआ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड हुआ, कोई तो मीनिंग नहीं बोल रहा, बस क्या बोल रहा हूं तुमको पॉइंट्स। हाँ, थर्ड हुआ बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देन बच्चों नेट प्रॉफिट रेशियो, हाँ बहुत दिन लिखी ना तो घरे नहीं, इसलिए हाथ चल नहीं रहा। उसके बाद कैश प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, देन कैश प्रॉफिट रेशियो। लिखने का तो हैबिट छूट गया है ना। एक्सपेंसेस रेशियो, हाँ उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया। देन उसके बाद थर्ड बच्चों क्या था? कंपोजिट और मिक्स्ड, कंपोजिट और मिक्स्ड। उसके अंदर लिखो उसके अंदर में 1 2 3 करके इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर। देन बच्चा रिसीवेबल और डेप्टर, सेकेंड रिसीवेबल या डेप्टर्स टर्नओवर। थर्ड बच्चों पेबल टर्नओवर, फोर्थ बच्चों फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स
टर्नओवर, then return on equity, return on equity, fifth number, then return on shareholders fund, अच्छे से जब पढ़ोगे सब समझ पाओगे। कंपनी तुम लोग कितना पैसा दे रहे हो वो इक्विटी, कंपनी तुमको रिटर्न कैसे, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर तुम्हारा रिटर्न अच्छा है तो इसका मतलब पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कैपिटल लगाया तुम उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, दैट मीन्स क्या, रिटर्न अच्छा है मतलब बुझी पलाना नहीं, खाली इन्वेस्ट कर होगा कि तुमको रिटर्न भी दरकार ना, नहीं रिटर्न मिलेगा, दैट मीन्स कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। खाली कंपनी दिखा रही है नेट प्रॉफिट पर 1 रुपए किसी को नहीं देती तो क्या फायदा है क्या, दे नहीं सकती किसी को नहीं, वो बहुत धनी किंतु किसी काम कर पाना। तो देखिए जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तुम लोग स्कूल में जा देखोगे, निर्मला कॉलोनी में सुना हो, बच्चों 1-1 साल तक फी नहीं देते। अब मैं सही बोला गलत बोला तुम लोग बोलो खुद, कौन जानता है। कुछ ऐसे होंगे 1-1 साल तक बड़े बड़े अमीर घर के पेरेंट्स होंगे, हाँ, वो अपने बच्चों का स्कूल फी 1 साल के बाद एकदम से बड़ा पैसा देंगे। क्या देंगे, फाइन के साथ, क्या होगा, पर देंगे नहीं, हाँ या नहीं, क्या देखी सोचती देखी को जी, तू देख क्यों तो पापा बजल से कहते, तो सोचो क्या फायदा है उनका, फायदा उनका क्या है, कोई फायदा है क्या, कुछ फायदा नहीं है, क्या कोई फायदा। कल बच्चों बहुत सारे, कल एक सीए टीचर ने ऑफर निकाला क्या, बहुत चला के सीए टीचर ना, अपने आप में बहुत इंटरेस्ट है, खाली 100 करके क्या करते हैं, खाली 100 करके वो लोग क्या बढ़ाते हैं, अपने व्यूअर बढ़ाते हैं, जो भी हो, बच्चे भी फैसिनेट हो जाते हैं, पढ़ाते अच्छे से नहीं है। तो वो बोलता है कि आप लोगों के लिए कोर्स लेके आए हैं हम लोग, हाँ, सीपीटी का, सीपीटी के बाद जो होता है सीए इंटर का, तो जो भी हो ना, आपके लिए फी आपको फ्री में पड़ेगा। हाँ, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, पूरा कोर्स फ्री में। कैसे ना, आपको एडमिशन पूरा पैसे दे करना है, अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए दिसंबर में, तो दिसंबर में आपका क्या हो जाएगा, जनवरी में आपका नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, फुल पैसा रिफंड। अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो फुल पैसा रिफंड, लेकिन आपको करना पड़ेगा 1 जनवरी 10 तक। अगर क्वालिफाई नहीं हो अगले साल जनवरी 10 के बाद आपको पैसा रिफंड। तो बच्चे तो अच्छा समझेंगे ना, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बच्चों, उनका किसी एंगल में लॉस नहीं है यार, वो तुमसे 10 तारीख से जो पेमेंट लेंगे सारा इन्वेस्ट कर देगा। क्या करेगा, उसे कोई प्रोजेक्ट मिला होगा, इसमें उसको क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसको इतना रिटर्न होगा। जब ज्यादा बच्चे कर लेंगे उसको तो करोड़ों मिलेगा, इन्वेस्ट करेगा। अगर तुम लोग पास नहीं हुए तो उन बच्चों को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, नहीं कर देगा, हाँ या नहीं। उसने क्यों ऐसे प्लानिंग की, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो ये बच्चों क्या है, ये है दिमाग, है नहीं। तो राइट नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बच्चे क्या सोचेंगे, हमें बस क्या, हमारा पैसा क्या बोला, लास्ट पॉइंट क्या था, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। बच्चों इक्विटी का मतलब इक्विटी समझोगे, शेयर होल्डर मतलब बाकी जो समझोगे। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, जल्दी लिखो। देन रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेस, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेस। अभी तो मैं बस कुछ 2-4 पॉइंट ही पढ़ाऊंगा, किंतु तुम लोग अगर कुछ भी पढ़ने जाते हो आगे तो इन सारे रेशियोज को पढ़ना पड़ेगा, समझे। सारे रेशियो का मीनिंग, सारों का फॉर्मूला, सारों का थ्योरी, बुझला ना। नहीं, मैं अभी 2 या 3 ही बस पढ़ाऊंगा या 4-5 पढ़ाऊंगा, बट तुमको इन फ्यूचर में क्या होगा, मैं पढ़ाऊंगा करंट रेशियो पढ़ाऊंगा, लिक्विड, एब्सोल्यूट, स्टॉक टर्नओवर, डेब्टर, क्रेडिटर टर्नओवर, ये सब पढ़ाऊंगा। बट इन फ्यूचर में तुमको सारा पढ़ना पड़ेगा, सोच लो। क्लियर, क्या लिखा लास्ट, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज। लास्ट लिखो बच्चा, टोटल एसेट्स टर्नओवर, 11 नंबर, 10
10 हुआ। तो टोटल एसेट रिसोर्स से लिखो। कौन सा छोड़ दिया क्या मैंने? कैपिटल टर्नओवर लिखा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर नहीं लिखा। एक कैपिटल टर्नओवर था और एक क्या था? एक कैपिटल टर्नओवर था और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर था। हो गया। अगर एग्जाम में बच्चों आ जाए तुम लोग खुद लिख देना, मैं बताता रहा एक थोड़ा सा मीनिंग। अगर पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट रेशियोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट रेशियो, तो क्या बोलोगे? एनी रेशियो व्हिच इज एस्टैब्लिशेस बिटवीन द टू बैलेंस शीट आइटम्स। क्या बिटवीन द टू बैलेंस शीट? बैलेंस शीट के किसी भी दो आइटम्स के अंदर रेशियो मींस क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन नंबर टू another, mathematical expression of one number to another. So if any ratio is determined between the two items of a balance sheet, that is known as balance sheet ratio. वैसे profit and loss ratio क्या होगा बच्चों? It deals with determination of ratios between the two items of profit and loss account. समझ में आया कि नहीं? तो एग्जांपल एक दो दे देना। These are the क्या? वो जो लिखा था वहां पे, these are the income statement ratio या profit and loss रेशियो। मुझे पढ़ना नहीं, समझ में नहीं आया। बैलेंस शीट रेशियो इज दैट रेशियो व्हिच इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द टू बैलेंस शीट आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आर दोज रेशियो व्हिच आर ऑब्टेन्ड बिटवीन द टू आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन उसके बाद टाइप्स में है ना, देन उसके बाद क्या था? कंपोजिट। क्या हुआ? तो बच्चों कंपोजिट क्या होगा? व्हिच आर ऑब्टेन्ड बिटवीन द आइटम्स ऑफ, बच्चा रिटर्न कहां दे रहे हो? पीएनएल अकाउंट में। कैपिटल कहां है? बैलेंस शीट में, है या नहीं? वो जो रिटर्न ऑन कैपिटल बोल रहा है, कैपिटल कहां लिखते हो? बैलेंस शीट में। रिटर्न कहां लिखते हो? इंटरेस्ट कहां लिखते हो? डिविडेंड कहां लिखते हो? इंटरेस्ट कहां लिखते हो? तो बच्चों ये क्या हुआ? मिक्स्ड रेशियो। दिस इज द रेशियो व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। समझ में आया? कंपोजिट स्टेटमेंट। क्या? दो स्टेटमेंट के आइटम्स के अंदर जो हम रेशियोज निकालते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? सो व्हाट इज बैलेंस शीट रेशियो? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। देन दीज आर लिख देना करेंट रेशियो जो है पॉइंट 2-3 करके, 2 मार्क्स से 4 मार्क अगर आ जाए लिख दोगे, हो गए। देन प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों रेशियो क्या है? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। थर्ड क्या लिखोगे? कंपोजिट। इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बच्चों बैलेंस शीट। समझ में आया कि नहीं? स्टॉक टर्नओवर लिखा है ना मैंने, क्या नहीं लिखा है? कंपोजिट में क्या लिखा है? कंपोजिट में पहले क्या लिखा था? स्टॉक टर्नओवर। बच्चों टर्नओवर कहां लिखते हो? ट्रेडिंग में। टर्नओवर मतलब सेल्स। टर्नओवर फाइनल ईयर हो गई हो। मुझे आज याद है अच्युतानंद बेहरा मुझे पढ़ाते थे, पूछे थे कॉलेज में, एक ही बच्चा नहीं बोला था टर्नओवर क्या है। बच्चे पढ़ रहे हैं, टर्नओवर मतलब सेल्स क्या है? सेल्स पूछा जाएगा फ्यूचर में, याद रखना। तो बच्चों सेल्स कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग में। स्टॉक कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में, है या नहीं? तो हम लोग ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही बोलने की जरूरत नहीं, वो पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट क्या है? पीएनएल अकाउंट। कोई मैन्युफैक्चरिंग बनाए चाहे ट्रेडिंग बनाए कुछ भी बनाए, उसको फाइनली पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। पीएनएल अकाउंट बनाने वाले को भी पीएनएल अकाउंट बनाना है, जिनको सेलिंग करना है उनको भी ट्रेडिंग के साथ पीएनएल अकाउंट बनाना है, जिनको मैन्युफैक्चरिंग करके सेलिंग करना है उनको भी क्या बनाना है। तो ओवरऑल हम बोलते क्या है? पीएनएल अकाउंट। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिंग बार बार बोलते नहीं है, समझे कि नहीं? सो एनी इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। अब आप ये सोचो चलो सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो स्टॉक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, समझे कि नहीं? इनकम स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, एज पर द रिक्वायरमेंट जो जो स्टेटमेंट होने चाहिए वो सब होता है। क्लियर? बुझे ना? तो मीनिंग तीन डरो ना ठीक है ना? हाँ, ये मतलब ये तीनों मीनिंग चाहिए, इसलिए मैंने तीनों मीनिंग बोला। एंड टाइप्स क्या बुझी पहले तो याद रखना तीनों का मीनिंग, देन टाइप्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों फंक्शनल क्लासिफिकेशन। क्या? फंक्शनल
क्लासिफिकेशन। समझ में आ रहा है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब उसमें भी बच्चों कैटेगरीज आएगा, 4 कैटेगरीज। क्या आएगा? ध्यान से लिखो, 4 कैटेगरीज। तो सभी बताओ मुझे, हमारा पहले वाला क्या था? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। बोलो सभी 3 पार्ट थे ना? ओके, अभी स्मार्ट बन जाओ, नहीं तो आंसर कैसे दोगे आगे जाके। 3 पार्ट थे। 3 पार्ट में पहला क्या था? बैलेंस शीट। सेकंड क्या था? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर एक बच्चा अगर अपने दिमाग में बिठा लेगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस किसे करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो हर एक चीज में पहले बैलेंस शीट, सेकंड इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पहला? बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहां पे तीसरा दे दिया क्या? कंपोजिट। क्या दे दिया? नहीं तो हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट में वही पढ़े हैं, ट्रेड एनालिसिस में वही पढ़े हैं, एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट में वही पढ़े हैं। बुझी पड़ा ना? नहीं तो टोटल बुक तुम्हें क्या सिखा रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 2 महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है क्या? बैलेंस शीट एंड आपका क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे थर्ड था, तो व्हाट आर द, बच्चों सभी मिलके बोलो कितने प्रकार क्लासिफिकेशन थे? ट्रेडिशनल पहले जमाने में कितने क्लासिफिकेशन थे? पहला क्या था? सेकंड क्या था? थर्ड क्या था? हो गया? समझ में आ गया? पहला था क्या? बैलेंस शीट या पोजीशनल, बैलेंस शीट रेशियो या पोजीशनल रेशियो। ओके। सेकंड क्या था? या इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू रेशियो। ओके। नेक्स्ट थर्ड क्या था? और मिक्स्ड रेशियो। हो गया? समझ में? एनी रेशियो, बोलो व्हाट इज बैलेंस शीट रेशियो? एनी रेशियो व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द 2 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इज नोन एज। मैं तुमको 2 आइटम्स ऑफ 2 बैलेंस शीट डेट नहीं बोल रहा, या 1 आइटम ऑफ 2 बैलेंस शीट डेट नहीं, एक ही बैलेंस शीट का 2 आइटम। हाँ या नहीं? दैट इज नोन एज बैलेंस शीट रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो क्या होगा? एनी रेशियो बच्चों व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द 2 आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। हाँ, अगर इनकम स्टेटमेंट बोलोगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पेडल सब आ जाएगा। हाँ, उसको पॉपुलरली बोलते क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। देन थर्ड क्या हुआ? कंपोजिट और मिक्स्ड। हो जाएगा ना आंसर? नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब काम। क्या? ठीक है, धन्यवाद।